हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा का पता, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम आईडी, जहां आप से सूचनाएं मैं साझा करता हूं। चलिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अगर बात करें, अगर ओरिजिन की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स का उद्भव लगभग एक ही समय पर और एक ही सोर्स के साथ हुआ। नेहरू रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी रिपोर्ट। इसका जो ऑफिशियल नेम था, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, 1928 का। इतिहास वाले खंड में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं आधिकारिक तौर पर? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन था, तो उस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर बोलते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कमेटी रिपोर्ट 1928। क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हम कह देते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, और इसी में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी शामिल था। अब ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जब हमारा संविधान बना तो डीपीएसपी, अब हम आगे जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डीपीएसपी इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को डाला गया नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट, जिससे फंडामेंटल राइट्स का जिसमें जिक्र था और जिसमें प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार शामिल था, उसको कहां डाला गया? डीपीएसपी में डाला गया। उद्भव की बात कर रहे हैं अभी हम डीपीएसपी की। फिर उसके बाद 1945 में एक और कमेटी की रिपोर्ट आई, सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू के इसके अध्यक्ष थे। इस रिपोर्ट में अधिकार को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला प्रवर्तनीय अधिकार, जिसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा अप्रवर्तनीय अधिकार, जिसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। सप्रू कमेटी की रिपोर्ट में। और जब संविधान बना तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे सर? BN राव। जब संविधान ड्राफ्ट हुआ तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने यह प्रस्ताव रखा कि अधिकारों को दो हिस्सों में बांटिए, एक वो जो न्यायोचित हों और एक वो जो गैर न्यायोचित हों। न्यायोचित और गैर न्यायोचित से क्या मतलब है? एक वैसे अधिकार जिसकी गारंटी है कि अगर वो अधिकार न्यून किए जाएं, कम किए जाएं, छीने जाएं या फिर खत्म किए जाएं तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय से उन अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। और दूसरे तरह के वैसे अधिकार हैं जो गैर न्यायोचित हैं, मतलब वो संविधान में हैं, ठीक है, आपको वो अधिकार दिए गए हैं, वो राज्य का कर्तव्य होगा, एक तरह का नैतिक उपदेश है राज्य को कि वो इन चीजों का पालन कराए, इन अधिकारों को अपने नागरिकों को दिलवाए, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था करे। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं होता है तो उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो सर BN राव के इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने मान लिया, ड्राफ्ट कमेटी ने मान लिया, और सर BN राव के इसी प्रस्ताव के बाद क्या प्रस्ताव था? अधिकार को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला जो न्यायोचित हो, गारंटीड अधिकार हैं, इसी से बना भाग 3, यानी फंडामेंटल राइट्स वाला भाग। और दूसरा जो गैर न्यायोचित किस्म के अधिकार हैं, जिनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, इनसे बना भाग 4, डीपीएसपी, ठीक है। बात स्पष्ट है? तो इस तरह से भाग 3 और भाग 4 संविधान में शामिल किए गए
और भाग 4 जो है वो एक तरीके से राज्य को सिद्धांत बताया गया है कि आपके शासन में किस तरह के सिद्धांत होने चाहिए, आपके शासन में किन कर्तव्यों का आपका पालन करना है, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, उन सिद्धांतों के तहत आपके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपको नीतियां बनानी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस तरह से हमारे संविधान में आया। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर डीपीएसपी को शामिल किया गया। ठीक है, और मकसद क्या था? मकसद है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जब हम डीपीएसपी में आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो उसके टेक्स्ट हैं, आर्टिकल के जो टेक्स्ट हैं, वो सीधे तौर पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जहां सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके नागरिकों को, ये इसका मकसद है डीपीएसपी का। ठीक है, संविधान का जो दर्शन है, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान का दर्शन वहां दिखता है। इसी तरीके से डीपीएसपी में पूरे संविधान का दर्शन आपको दिखेगा। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं, वो डीपीएसपी से ही प्रभावित आपको दिखेगा। मूल अधिकारों की गारंटी तो मिल ही चुकी है भाग 3 में। मूल अधिकार तो आपसे ऐसे भी नहीं छीने जा सकते। राज्य प्रयास करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या प्रयास करती हैं? डीपीएसपी में जिस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मकसद है, छिपा हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने का जो प्रयास करना है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे दिखता है। तो संविधान का दर्शन भाग 4 में शामिल है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा इसको संविधान की आत्मा। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन बहुत बड़े जानकार थे पॉलिटी के, इन्होंने इंडियन पॉलिटी पर काफी काम किया है, तो इन्होंने इनको संविधान की आत्मा कहा। विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम से है। राज्य की नीतियां और कानून बनाने के लिए ये एक निर्देश है कि इन्हीं निर्देशों के तहत, इन्हीं गाइडलाइंस के तहत, इन्हीं लाइन पर रहते हुए राज्य पॉलिसीज बनाए। इन्हीं लाइन पर रहते हुए, इसी दर्शन के तहत राज्य कानून बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि ये 1935 का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उसके समान है। तो ये एक पॉइंट आपको यहां याद रखना चाहिए कि 1935 में जब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस समय भारतीयों की डिमांड इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि उनमें कई सारी चीजों को उनको शामिल करना पड़ा था। तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो लगभग डीपीएसपी के बराबर थे। अंबेडकर ने यही कहा कि 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है। मकसद आपको पता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे जो आदर्श थे उनको साकार करना, ये डीपीएसपी यानी भाग 4 का मकसद है। विशेषताओं में गैर न्यायोचित है, यानी आप इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में होता है। लेकिन शासन में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं ये। आर्टिकल 37 जब हम पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शासन के लिए इसका महत्व इतना ज्यादा है। ये मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके तहत राज्य को अपनी नीतियां बनाना है, कानून बनाना है, विधियां बनानी है। ठीक है, और डीपीएसपी खुद से लागू होने वाले नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा कि बहुत ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स थे सेल्फ एग्जीक्यूटरी थे, खुद से लागू हो जाते थे। डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य को विधान बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो राज्य विधान बनाता है, राज्य विधि बनाता है,
कोशिश करता है कि इसको लागू कर सकें। बात स्पष्ट है? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अब सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स को न्यायोचित बनाना यानी उसकी गारंटी देना और डीपीएसपी को गारंटी नहीं देना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी दी गई कि आप न्यायालय में जाकर उससे लागू करवा सकते हैं, आपके ये अधिकार कोई कम नहीं कर सकता है। सवाल है कि डीपीएसपी को उसी कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया? आप उनके उन अधिकारों को छीनने पर, कम करने पर न्यायालय क्यों नहीं जा सकते? इसके पीछे जो जवाब है वो है उस समय की परिस्थिति। उस समय की परिस्थितियां बहुत जटिल थीं, संसाधन बहुत कम थे और उन्हीं संसाधनों में हमें सारे अधिकार भी देने थे, ठीक है, उनको मैनेज भी करना था। तो उनके लिए जो संसाधनों की कमी एक बड़ा इशू था, जिसकी वजह से डीपीएसपी को न्यायोचित नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर इसको न्यायोचित बना दिया जाता तो राज्य को हर हाल में इन अधिकारों की पूर्ति के लिए व्यवस्था करना पड़ता। और उस समय आपको पता है कि भारत गुलामी से 200 साल की गुलामी से बाहर निकला हुआ था, उसे अपने संसाधन, अपने पैर पर अभी खड़ा होना था, ठीक है। तो अगर डीपीएसपी को भी गारंटी दे दी जाए तो उतने संसाधन मुहैया कराना उस समय राज्य की स्थिति के बाहर था, ठीक। इसलिए इन संसाधनों की कमी को देखते हुए जो डीपीएसपी वाला भाग है उसको गारंटी अधिकार नहीं किया गया। आप बाद में देखेंगे कि धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे राज्य सशक्त होता गया, यानी भारत अपने विकास के चरणों को पूरा करते गया और आज इतना मजबूत राष्ट्र बना है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन हैं उन्होंने कई सारे ऐसे, जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा का अधिकार पहले जो डीपीएसपी में था 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, लेकिन डीपीएसपी में जब था तो क्या था कि राज्य कोशिश करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दे, कोशिश करेगा। गारंटी नहीं थी इस अधिकार का। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, ये अधिकार आर्टिकल 45 से कहां पहुंच गया, फंडामेंटल राइट्स में पहुंच गया, क्योंकि अब इतने संसाधन हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जा सके। अगर उनके इस अधिकार को कोई छीने या कम करे तो वो अदालत में जा सके, न्यायोचित बना दिया गया। इसी तरीके से न्यायालय के इंटरप्रिटेशंस को देखिए कि राइट टू हेल्थ, कई सारे ऐसे अधिकार मिलेंगे जो पहले एक आदर्श के रूप में थे, उपदेश के रूप में थे, एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में थे, निर्देश के रूप में थे, उनको धीरे धीरे कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से क्या किया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर राइट टू हेल्थ भी आ गया, अधिकार हो गया, ठीक है। तो उस समय क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पर्याप्त साधन की कमी थी, संसाधनों की कमी थी। दूसरी दिक्कत यह थी कि इन आदर्शों को अपनाने के लिए हमारा देश अभी परिपक्व नहीं था। आज तक हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, देश में परिपक्वता की कमी है, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं वो भी नहीं,
जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आज भी सरकार के लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा फंड खर्च किया जाता है कि स्कीम तो है, लेकिन उस स्कीम को लेकर, किसी भी उस योजना को लेकर किसी हिस्से में, जो दूर दराज के हिस्से हैं, वहां जागरूकता ही नहीं, उनको पता नहीं, उनको अपने अधिकारों की जागरूकता नहीं। तो इन आदर्शों को लागू करने में सबसे बड़ा एक हर्डल था, एक बाधा ये थी कि इसके लिए जिस तरह से इन अधिकारों को रखा गया है संविधान में, उसके लिए परिपक्वता की जरूरत थी। और परिपक्वता किस लेवल पर? हर एक लेवल पर, वो सिर्फ जनता के लेवल की बात नहीं है। अभी तक हम ब्यूरोक्रेसी के भीतर करप्शन की बात करते हैं, लाल फीताशाही की बात करते हैं, ये सारी समस्याएं अभी तक हम झेल ही रहे हैं। धीरे धीरे हमारा देश जरूर परिपक्व हुआ है, लेकिन अभी हम परिपक्वता के ही चरण में हैं, मैच्योरिटी के ही चरण में हैं। जब हमें ये एहसास हो बतौर जनता कि हमारा ये अधिकार है, इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के लोग या फिर कार्यपालिका के लोग ये समझें कि सर्विस, लोक सेवा में है, आप सर्विस देना है, आपको सर्व करना है, ना कि एक साइन करने के लिए भी रिश्वत लेना है। पुलिस में ये समझ धीरे धीरे आज के डेट से 20 साल पहले अगर पुलिस को आप देखेंगे तो पुलिस का पूरा जो काम करने का ढर्रा है वो अलग तरीके से था। एक पुलिस वाले की गाड़ी गांव में घुस जाए तो पूरा गांव थर थर कांपता था कि पता नहीं किसको उठा के ले जाएगी, क्या करेगी। आज की तारीख में भीड़ से अगर पुलिस पहुंची भी है वहां, तो कई लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो पुलिस को याद दिलाएंगे, पूछेंगे वारंट कहां है, किस आधार पर ले जा रहे हो, क्या जुर्म है। इतनी जागरूकता आ गई है और धीरे धीरे पुलिस की कार्यशैली भी बदल रही है। तो हम परिपक्व हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर, ठीक है, जनता के लेवल पर। उन आदर्शों को अपनाने के लिए उस समय परिपक्वता की कमी थी। और ज्यादातर जो इसमें आदर्श हैं वो नैतिक किस्म के आदर्श हैं, और इन नैतिक आदर्शों को निर्देश में ही रखना समझदारी है, इसको गारंटीकृत अधिकार देना समझदारी नहीं है। दूसरी एक दिक्कत ये थी कि अगर इनको अधिकार बना दिया जाता, न्यायोचित कर दिया जाता, तो मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाता, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। इन संघर्ष की कहानी हमने पीछे भी देखा है और आने वाले समय में भी देखेंगे कि कैसे न्यायालय के बीच में इंटरप्रिटेशन को लेकर और सरकार या फिर संसद के बीच में एक संघर्ष ठीक ठाक चला है, इंटरप्रिटेशन के नाम पर ही चला है। क्योंकि मौलिक अधिकार जो गारंटीकृत अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों का नेचर ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए 19(1) के भीतर आपको व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। कोई कसाई खाना चला रहा है, व्यापार कर रहा है, लेकिन डीपीएसपी में गोवध निषेध की बात की गई, गाय की हत्या को प्रतिबंधित करने की बात की गई, निषेध करने की बात की गई। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। शराब का व्यापार करने का अधिकार है, मद्यपान निषेध के लिए सरकार कोशिश करेगी, कॉन्ट्रडिक्टरी। तो अगर मूल अधिकार देने थे और डीपीएसपी को भी हम अधिकारों की श्रेणी में डाल देते और न्यायोचित कर देते, तो बहुत सारे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी आपस में टकराहट होती और न्यायालय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। तो ये कुछ कारण है कि प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया। संसाधनों की कमी, आदर्शों के लिए परिपक्वता की कमी थी उस समय, और नैतिक आदर्श को निर्देश में रखना ही
समझदारी था, क्योंकि ज्यादातर उसमें आदर्श क्या हैं, नैतिक आदर्श हैं, जैसे मद्यपान निषेध। हर स्टेट के रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जिन स्टेट में शराबबंदी है उनको छोड़ दीजिए, तो जो स्टेट में, कई सारे स्टेट्स हैं जो शराब से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले आते हैं, और उसी रेवेन्यू से फिर सामाजिक कार्य भी किया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही उसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ये आदर्श क्या है? एक तरीके का नैतिक आदर्श, और इसको समझदारी क्या थी? निर्देश में ही रखा जाए, अधिकार ना दिया जाए। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको मेंस के लिहाज से जरूरी है। अब सवाल है कि नीति निदेशक तत्व संविधान में कहां है? भाग 4 में तो आपको पता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व हैं। 335, आर्टिकल 335 हमने पहले भी पढ़ा है। आर्टिकल 335 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के जो दावे हैं, सरकारी सेवाओं और पदों के लिए जब नियुक्तियां हों तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ विचार किया जाएगा, उससे संगत होना चाहिए। हमने पढ़ा है आर्टिकल 335 जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सरकारी सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के समय जो अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे हैं, उनकी संगति किससे होनी चाहिए? प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के साथ होनी चाहिए। यह भी राज्य को एक निर्देश है, इसलिए डीपीएसपी भाग 4 में न होते हुए भी ये निर्देश में है। इसी तरीके से आर्टिकल 350 के प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो 335 क्या कहता है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के समय, सरकारी पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संगति बनानी होगी। और 350 का क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करें। इसी तरह हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के प्रसार का प्रयास करना है। हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, विकास करें और समृद्धि सुनिश्चित करें। कौन करेगा? संघ का कर्तव्य होगा। संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, उसकी समृद्धि बढ़ाएं। तो नीति निदेशक तत्व संविधान में कहां हैं? आपसे कोई पूछे तो भाग 4 में तो है ही 36 से 51 तक। उसके अलावा अनुच्छेद 335, 350 का, 351, इन तीनों में क्या क्या चीजें हैं ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 36 से 51 तक तो आप भूलेंगे नहीं। 335 में SC/STs के दावे किससे संगत होने चाहिए? सरकारी सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के समय SC/STs के दावे को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संगत होना चाहिए। ठीक है, 350 का क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक, कौन से अल्पसंख्यक? भाषाई, धार्मिक नहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक जो उनकी ये है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी है मातृभाषा में। और 351 क्या कहता है? 351 कहता है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विस्तार करें, विकास करें, समृद्धि करें। ठीक है, अब नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर क्या है? देखिए, ज्यादातर जो मूल अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं और नकारात्मक किस्म के अधिकार हैं, निषेधात्मक हैं, यानी राज्य को मना करते हैं कि राज्य ये चीज डिनाई नहीं करेगा, लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें राज्य को बताया गया है कि क्या करना है।
ज्यादातर में क्या बताया गया है कि क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वंचित नहीं करेगा, राज्य ये काम नहीं करेगा, नागरिकों को इस अधिकार से वंचित नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको निषेधात्मक अधिकार या फिर नकारात्मक अधिकार भी कहते हैं, नकारात्मक प्रकृति के अधिकार। और ज्यादातर अधिकार राजनीतिक अधिकार हैं, जबकि डीपीएसपी के ज्यादातर अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। ठीक है, उनका बेस क्या है? सोशल। जिस तरह से ये निषेधात्मक अधिकार हैं, ज्यादातर मूल अधिकार, उसी तरीके से नीति निदेशक तत्व सकारात्मक अधिकार हैं, यानी राज्य की सकारात्मक बाध्यता को दर्शाते हैं। राज्य यह प्रयास करेगा, और जबकि फंडामेंटल राइट्स में क्या है? राज्य ये काम नहीं करेगा, और यहां सकारात्मक अभिव्यक्ति है कि राज्य प्रयास करेगा कि ऐसा करे, राज्य का कर्तव्य होगा कि यह काम करे। ठीक है, तो इसलिए मूल अधिकारों का दायरा सीमित है, लेकिन डीपीएसपी का दायरा विस्तृत है। भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी का मकसद है। जाहिर तौर पर उसका दायरा बहुत ज्यादा विस्तृत होगा, और मूल अधिकारों में कुछ स्पेसिफिक अधिकारों की बात की गई है, तो जाहिर तौर पर उसका दायरा छोटा होगा, सीमित होगा। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल हैं, जबकि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, भाग 4 में संशोधन को ऐसे याद रखिए, 39 क प्लस 4, 43 क प्लस 5, 48 का, यानी 39 का, 43 का और 48 का अमेंडमेंट के बाद जुड़े। अब 39 का, 43 का और 48 का में रीजनिंग के हिसाब से याद रखिए, 39 में 4 जोड़ दीजिए 43, 43 में 5 जोड़ दीजिए तो 48। तो ये तीनों के क जो हैं ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 38 में परिवर्तन किया गया था, वो हम देखेंगे आगे पढ़ते हुए क्या परिवर्तन किया गया। और अनुच्छेद 45 आपको पता है, जो पहले 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की बात करता था कि राज्य प्रयास करेगा, उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 से कहां जोड़ दिया गया? फंडामेंटल राइट्स में 21A। तो यहां विषय वस्तु में बदलाव करना पड़ा, 6 से 14 साल की जगह क्या कर दिया गया? 6 वर्ष तक के बच्चों का जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और शिक्षा का प्रयास करेगा राज्य, 6 वर्ष तक के। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन और एक कहानी, छोटा छोटा है, बहुत छोटा सा है, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, 1-10 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको डीपीएसपी कभी नहीं भूलेगा। चलिए कॉम्प्रिहेंशन पहले देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ये है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है ना कि सीसेट में, तो आप कॉम्प्रिहेंशन देखते ही, वो लंबा लंबा होता है, ये छोटा सा है। कॉम्प्रिहेंशन है कि राज्य की परिभाषा क्या है? वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। यह आपको लिखना है, ये कॉम्प्रिहेंशन और ये कहानी। तो कॉम्प्रिहेंशन और कहानी डीपीएसपी याद करने के लिए जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखना भी है अपनी कॉपी पर। राज्य की परिभाषा क्या है? वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक है,
राज्य आय अवसर सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 6 नीतियां बनाता है। आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन, धन का केंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना ही राज्य के कार्य हैं। यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है। बिना दिमाग लगाए इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और कई बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप कहानी पर आइए। मेरे गांव में 40 की उम्र के बाद लोग बीमारी, अक्षमता, बुढ़ापा और बेरोजगारी से डरने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है मेरे गांव में? 40 की उम्र के बाद लोग बीमारी, बुढ़ापा, अक्षमता, बेरोजगारी से डरने लगते हैं। फिर डरने लगते हैं तो क्या करते हैं? काम की उचित दशाएं उन्हें मिलती नहीं है वहां। यहां तक कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश तक, मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलता। इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं, यूसीसी में जाकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग शराबबंदी और गोवध निषेध कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तथा कृषि और पशुपालन करते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक के पास वाले पार्क में बैठकर चर्चा करते हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग वे दुनिया भर में शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कहानी ये है तो कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर लिखिए। और कॉम्प्रिहेंशन ये है तो कॉम्प्रिहेंशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए। राज्य की परिभाषा क्या है? आर्टिकल 36, वह न्यायालय में परिवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 37, अच्छा, आप में से जिन लोगों को ये तरीका ठीक नहीं लगेगा वो छोड़ भी सकते हैं। मतलब ये मैंने थोड़ा इजी इसलिए करने की कोशिश की है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। 4-5 लाइन याद करने से आपको पूरा का पूरा डीपीएसपी याद हो जाएगा। तो छोड़ भी सकते हैं जिनको अनकंफर्टेबल लगेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, आर्टिकल 38। ठीक है, ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहां की गई है? 38(1). राज्य आय अवसर सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए, आय अवसर सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 38(2) 6 नीतियां बनाता है। राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियां, अनुच्छेद 39। अभी लोड मत लीजिएगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ये सिर्फ मैं परिचित करा रहा हूं। उसके बाद हम एक ग्राफ पर देखेंगे सब कुछ और फिर बेयर एक्ट से पढ़ेंगे भी, टाइम लगेगा थोड़ा। तो ऐसा ना कि आज ही लगे कि इतना सारा याद कैसे होगा, है ना। ये सिर्फ आपको सुनना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। क्या क्या हुआ? राज्य की परिभाषा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा क्या है? आर्टिकल 36, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 37, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है। आर्टिकल 38,
ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कहां की गई है? 38(1) में। आय अवसर सुविधा की असमानता 38(2). 6 नीतियां बनाता है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियां, मतलब जिन नीतियों को राज्य को अनुसरण करना है। ध्यान रखिए, ये कहानी कॉम्प्रिहेंशन जो है ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं। हमको पहले डीपीएसपी में कीवर्ड्स पकड़ने हैं। पूरा डीपीएसपी को मैप करके छाप देना है दिमाग में। कीवर्ड याद रहेगा तो जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट भी याद रहेगा। 6 नीतियां कौन कौन से हैं? 39 क से 39 च। ठीक है, कौन कौन से हैं? पुरुषों और स्त्रियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन 39 क। ध्यान रखिए 39 क 2 है। एक तो 39 के भीतर 39 क से 39 च तक है, और एक जो अमेंडमेंट के जरिए 39 क जोड़ा गया है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से हो कि समुदाय का हित हो, सामूहिक हित हो। 39 ख। ठीक है, धन का केंद्रीकरण न हो। 39 ग। समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन मिले। 39 घ यानी 39 डी। लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना, ऐसे रोजगार में न ढकेलना जहां पुरुष, स्त्री, छोटे बालक, उनके स्वास्थ्य या फिर उनकी जो स्थिति है उस समय, उसका कोई मिसयूज ना हो, प्रतिकूल रोजगार में ना जाए। अब ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, अभी केवल क्या पढ़ रहे हैं? कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना 39 च। प्रतिकूल रोजगार से बचाना कितना हुआ? 39 अंग। यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है। यह है 39 का क जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? इसमें कवर हो रहा है आर्टिकल 36 से लेकर 39 क तक कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 39 तक, 39 क तक कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। अब आपको इस कॉम्प्रिहेंशन को अपने कॉपी पर लिखना है, 10 बार 20 बार पढ़ना है, इस कॉम्प्रिहेंशन को याद कर जाना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ राज्य की परिभाषा 36 अभी जैसा हमने किया, न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी शासन में मूलभूत 37, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था 38, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 38(1), आय अवसर सुविधा की असमानता को खत्म करना 38(2), 6 नीतियां राज्य के लिए अनुसरणीय नीतियां 39, आजीविका के पर्याप्त साधन पुरुषों और स्त्रियों के लिए 39 क। ठीक है, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण इस तरीके से ना हो कि सामूहिक हित प्रभावित हो, यानी इस तरह से बंटवारा हो भौतिक संसाधनों का कि सामूहिक हित हो, क्या है 39 ख। धन का केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था में इस तरीके से ना हो 39 ग। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ।
लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना, जिसमें पुरुष, स्त्री और छोटे बालक भी हैं, 39 का अंग। और बच्चों को स्वास्थ्य विकास का अवसर और सुविधा देना, 39 च। यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है, 39 क, जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया फ्री लीगल एड्स। ठीक है, कहानी पर आई। मेरे गांव में 40 की उम्र के बाद लोग बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और बेरोजगारी से डरने लगते हैं। गांव में 40, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता, बेरोजगारी से डरने लगते हैं। बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और बेरोजगारी जैसी कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता। आर्टिकल 41। काम की उचित दशाएं उन्हें नहीं मिलती, यहां तक कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश नहीं मिलता। न्यायोचित दशाएं और महिलाओं को प्रसूति अवकाश को कर लीजिए, आर्टिकल 42। इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, आर्टिकल 43। ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं। ट्रेड यूनियन, आर्टिकल 43 क। सहकारी समिति का संवर्धन, आर्टिकल 43 ख। यूसीसी में जाकर समान सिविल संहिता, यूसीसी, आर्टिकल 44। 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना और अर्ली चाइल्डहुड केयर करना क्या है, आर्टिकल 45। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग, एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए कहां बात की गई है, आर्टिकल 46 में। शराबबंदी, आर्टिकल 47। ठीक है। गोवध निषेध, आर्टिकल 48। गोवध निषेध और कृषि तथा पशुपालन। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा, 48 क। राष्ट्रीय स्मारक के पास वाले पार्क में बैठकर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, आर्टिकल 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में बंटवारा, आर्टिकल 50। पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो कार्यपालिका के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट लगता था और वो आपराधिक मामलों में भी सुनवाई करता था, लेकिन सीआरपीसी 1973 के बाद ये बंद हो गया। अब आपराधिक मामलों में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट सुनवाई करता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि आपराधिक मामलों में भी कार्यपालिका के सदस्यों का अधिकार था, कोर्ट लगाते थे, सजा सुनाते थे। अब सोचिए क्या होता था, कार्यपालिका मतलब जिसने अरेस्ट किया, अरेस्ट भी तो कार्यपालिका के ही मेंबर ने किया, और उसी मेंबर ने, यानी कार्यपालिका के ही मेंबर ने सजा भी सुना दी। तो ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सीआरपीसी के आने के बाद कार्यपालिका के मेंबर और न्यायपालिका के मेंबर्स का काम अलग अलग हो गया। उस समय यह समस्या रही होगी, तभी तो डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग रखने का प्रयास राज्य करेगा। और ये क्यों कर रहा है कि वो दुनिया भर में शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। कहानी में लिखा हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये है आर्टिकल 51। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, अभी हम लोग विस्तार में इसको पढ़ेंगे।
ठीक। फिर से देखिए कहानी, मेरे गांव में 40, आर्टिकल 40। बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और बेरोजगारी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 41 में दिया गया है। काम की उचित दशाएं उन्हें नहीं मिलती, महिलाओं को प्रसूति अवकाश तक नहीं मिलता, आर्टिकल 42 में बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कि प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करनी है राज्य को। ये तो सारे कीवर्ड्स हैं। इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को कर लीजिए आर्टिकल 43। ट्रेड यूनियन यानी उद्योगों में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उद्योगों के प्रबंधन में उनकी हिस्सेदारी, तो ट्रेड यूनियन इसीलिए बना, तो आर्टिकल 43 का। सहकारी समितियों का संवर्धन की कोशिश, आर्टिकल 43 ख। यूसीसी, आर्टिकल 44। 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं, आर्टिकल 45। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग, 46। शराबबंदी, 47। गोवध निषेध और कृषि तथा पशुपालन, 48। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, 48 क। राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग, 50। और अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रयास, 51। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।